हेलो बच्चों, मेरा नाम है अंकित कुमार और आज हम देखिए आगे बढ़ने वाले हैं क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में जो पृथक्करण की विधियां थी वो 4 विधियां हमने कर ली थी। आज हम 5वीं विधि को करने वाले हैं। तो देखिए, तो आज हमारी जो 5वीं विधि का नाम है वो क्या है? क्रोमैटोग्राफी विधि। यानी कि क्रोमैटोग्राफी विधि क्या होती है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्रोमैटोग्राफी में जो ये नाम पड़ा है, ये पड़ा क्यों है? क्योंकि देखिए, जो क्रोमो का मतलब होता है क्रोमा, उसका मतलब जो ग्रीक भाषा में होता है वो होता है कलर यानी कि रंग। यानी कि रंग किसका मतलब होता है? क्रोमा का। और रंग को अलग करने यानी कि डाई के अंदर से उन रंगों को अलग करने के लिए इस विधि का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। और इसी वजह से उन रंगों को अलग करने के लिए इसका नाम क्या पड़ा? क्रोमेटोग्राफी पड़ा। तो देखिए, क्रोमेटोग्राफी जो विधि है वो क्या है कि इस विधि का प्रयोग एक एक ही विलायक में घुले, विलायक क्या था? घोलने वाला, उसमें घुले हुए अलग अलग विलेय पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। यानी कि एक तरह के विलायक में दो या दो से ज्यादा विलेय पदार्थ हमारे पड़े हैं, तो उनको अलग करने के लिए हम क्या करेंगे? इस विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए शाबाश, क्या क्या हो गया हमारा? पहला हो गया जैसे प्रयोगशालाओं में रक्त परीक्षण के इस्तेमाल में। यानी कि जब प्रयोगशालाएं देखी जाती हैं, उनमें जो रक्त में से बहुत सारी, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो रक्त में से बहुत सारी, जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, ठीक है, या फिर प्लाज्मा हो गया, इन चीज़ों को अलग करने के लिए, इन चीज़ों को पृथक करने के लिए, इनमें अलग-अलग चीज़ों को निकालने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। या फिर खून में से जो नशीली दवाइयाँ होती हैं, यानी कि जो ड्रग्स होती हैं, उनको निकालने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, जो ब्लड में मिली होती हैं। तीसरा, जैसे डाई में से रंगों को अलग करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, क्रोमैटोग्राफी आपको दिखाई गई है। इसमें कैसे रंगों को अलग करते हैं वो देखिए। हमने क्या किया, हमने क्या किया, एक बीकर ले लिया और उस बीकर में पानी ले लिया, ठीक है? और उसमें क्या कर लिया हमने, ऊपर उसके ऊपर एक कोई भी लकड़ी का हमने टुकड़ा रख लिया, जिसमें एक कील के साथ एक किसी कागज़ को नीचे लटकाया गया है। और वो कागज़ इतना लटका हुआ है कि जो वो थोड़ा-सा नीचे से छू रहा है उस जल को, उस पानी को। और यहाँ पे कोई इंक का स्पॉट, यानी कि हमने कोई जो स्याही है, उसका जो यहाँ पे स्याही है जो वो यहाँ लगा दी है। क्या होगा इससे देखिए, इससे क्या होगा, जब ये जल के साथ मिलेगा, जैसे ही जल के साथ मिलेगा, वो जल धीरे-धीरे इस कागज़ में ऊपर चढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कागज़ के अंदर जो जल है वो आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ता जाता है। और जो इस यानी कि जो हमारा इंक स्पॉट है, यानी कि जो हमारा एक छोटा-सा धब्बा है वो स्याही का, उसमें से, यानी कि उसमें डाई में से जो अलग-अलग कलर हैं, वो अलग-अलग होते जाएँगे देखिए। ऊपर चढ़ता गया जल और उसमें से देखिए, उस पहले क्या गया हमारा? पीला कलर हो गया, ठीक है? उसके बाद लाल हो गया, उसी तरीके से ऑरेंज, यानी कि इस तरीके से हमारे जो कलर हैं वो अलग-अलग होते गए। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि वो कलर जो हैं, वो उनकी जो क्षमता होती है जल में घुलने की, हर एक कलर की अलग-अलग होती है। तो जो ज़्यादा घुलनशील है, यानी कि जो ज़्यादा घुला हुआ है पानी के अंदर, वो जल्दी-जल्दी ऊपर चला जाएगा पानी के साथ। जो उससे कम घुलने वाला था, वो उससे थोड़ा-सा नीचे रह जाएगा, और उससे कम घुलने वाला और नीचे, और उससे कम घुलने वाला और नीचे। यानी कि इस तरीके से उस स्याही में से जो जल्दी ऊपर कौन-सा जाएगा? जो पानी के साथ-साथ जा सके, यानी कि जो पानी में अच्छे तरीके से घुला हो। तो इस तरीके से हम उसके, यानी कि जो डाई में से रंग को अलग कर सकते हैं। किसके द्वारा? क्रोमैटोग्राफी विधि के द्वारा। तो किस-किस में पढ़ सकते हैं? प्रयोगशालाओं में रक्त में से जो रक्त परीक्षण के इस्तेमाल के लिए, या फिर खून में से नशीली दवाइयों को, जो ड्रग्स को निकालने के लिए भी इसी तरीके से यूज़ किया जाएगा। और डाई में से जो रंग हैं उनको निकालने के लिए भी क्रोमैटोग्राफी का यूज़ किया जाता है। हो जाएगा? अगली विधि देखते हैं शाबाश। तो जो हमारी छठी विधि है वो क्या है? प्रभाजी आसवन विधि। यानी कि प्रभाजी आसवन विधि क्या होती है? देखिए, सबसे पहले तो आसवन विधि के बारे में बताते हैं कि जो आसवन विधि है उसका उपयोग वैसे मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं। विघटित मतलब नष्ट हुए बिना उबलते रहते हैं, तथा जिनके घटकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। यानी कि टेम्परेचर का एक अधिक अंतराल होगा। 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर कितना है? 25 केल्विन है। अंतर मतलब अगर एक का मान लिया कितना है? मान लिया कि एक का हमारा कितना है? 375 है, तो दूसरे का कितना होगा हमारा? 15 कम कर दीजिए इसमें से, तो कितना हो जाएगा? 360। तो यानी कि इस तरीके से अगर हमारे 2
घुलनशील द्रव हैं और उनके जो क्वथनांक हमने देखा था, क्वथनांक बिंदु कौन सा होता है। अगर वो क्वथनांक उनका अलग अलग है, उनके बीच में कितने का अंतर है, लगभग 25 केल्विन का उनके बीच में अंतर है, तो इस मिश्रण को पृथक करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? आसवन विधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जो मिश्रण होता है उसमें से मिश्रण को अलग करने के लिए, जो विघटित हुए बिना, यानी कि ऐसे मिश्रण को अलग करने के लिए जो नष्ट हुए बिना क्या करते हैं, दो अलग अलग मतलब कि तापमान के अंतराल पर होते हैं। ठीक है, उनका क्वथनांक का जो बीच का अंतर वो लगभग 25 केल्विन के आसपास होना चाहिए, तब वो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे इसमें देखिए कैसे किया जाता है। ये आपको दिख रहा होगा कि एक स्टैंड लिया गया है, उसमें हमने यहाँ पे थर्मोमीटर लगा दिया और यहाँ पे हमने क्या कर लिया, जल और एसीटोन का एक विलयन ले लिया, घोल ले लिया, जल का और एसीटोन का घोल ले लिया, हमने यहाँ पे ले लिया। नीचे से बर्नर को गर्म करना शुरू किया। आगे चल के जो हमने जिस भी वेसल में इसको लिया है, जिस भी हमने मतलब कि जिस भी बर्तन के अंदर इसको लिया है, उसको आगे किससे अटैच किया गया है, यहाँ पे हमारा जो हमारा जल संगणक है इसके अंदर, उसके साथ हमने अटैच कर दिया और नीचे जाके हमने एक बीकर में एसीटोन को अलग से निकालेंगे। यानी कि हम उसको क्या करेंगे, पहले गैस में बदलेंगे, गैस में बदलने के बाद वो धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा। जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा वो फिर यहाँ पर हमारा किस में बदल जाएगा, वापस से हमारा लिक्विड में बदल जाएगा, यानी कि द्रव में बदलना शुरू हो जाएगा। देखिए कैसे किया, हम इसको गर्म करेंगे जल और एसीटोन को, यहाँ से एसीटोन का भाप बनना शुरू होगा। टेम्परेचर यहाँ से हम मापते रहेंगे, जैसे ही भाप बनेगा वो यहाँ से हमारा परख नली से अंदर आता रहेगा और यहाँ पे देखिए जो इस जल निर्गत और यहाँ से हमारा शीतल जल निवेश, यानी कि यहाँ से हम ठंडा जल डालेंगे और यहाँ से वो निकलना शुरू होता है। और जैसे हम इसमें ठंडा जो जल है वो डालेंगे तो यहाँ से इसका जो आने वाली जो गैस थी, जो एसीटोन की गैस थी, जो गैस में बदल चुका है, उसका तापमान बहुत ज़्यादा था। लेकिन इस ठंडे जल ने क्या कर दिया, उसका तापमान बहुत कम कर दिया। और हमने क्या देखा कि जब तापमान कम कर देते हैं तब क्या होता है, और जब दाब को बढ़ा देते हैं तो वो हमारा द्रव अवस्था में बदल जाता है। तो यहाँ से वो द्रव अवस्था में धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा, यहाँ से वो आपका बूंदों में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और वो बूंदे आहिस्ता आहिस्ता एसीटोन का पूरा यहाँ पे इस तरीके से निर्माण हो जाएगा। आगे बढ़ते शाबाश, आगे देखिए। अब आता है कि प्रभाजी स्तंभ क्या होता है, क्योंकि इसी के द्वारा बताया जाएगा आपका, क्योंकि जो आपकी विधि का नाम है वो क्या है, प्रभाजी आसवन विधि। आसवन विधि हमने देख लिया, प्रभाजी स्तंभ के बारे में देखते हैं। प्रभाजी स्तंभ है क्या, ये एक नली होती है जो शीशे के गुटकों से भरी है। किससे? शीशे के गुटकों से। और ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं। यानी कि क्या किया हमने, उसके अंदर जो ट्यूब ली है उसके बाहर हम ऐसे टुकड़े लेंगे जो क्या करते हैं, उनके अंदर से शीतल जल को गुजारा जाएगा और वो ठंडे हो जाएंगे और मतलब वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा। ठंडा होने की वजह से उनके बीच से जब वो गैस गुजर रही होगी तो वो ठंडी हो जाएगी, तापमान उसका कम हो जाएगा और इस तरीके से वो हमारी किससे, गैस अवस्था से द्रव अवस्था में हमारी बदल जाती है। तो जैसे हमने इसमें देखा, यहाँ से हमारा क्या है, ये जो हमारा है, ये हमारा क्या ले लिया हमने, प्रभाजी स्तंभ, जिसके अंदर से जैसे ही हम यहाँ पे गैस बनेगी यहाँ से हम निकालेंगे इसको, और जैसे ही यहाँ से निकालेंगे प्रभाजी कॉलम में से इसको निकालेंगे, यहाँ से हमारा आगे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से जल निर्गत होगा और जल का निवेश होगा, यानी कि ठंडा जल डाला जाएगा। और यहाँ से हमारा ये ठंडा होने के बाद धीरे धीरे यहाँ पे हमारा वो जो भी हमारा द्रव है वो शुद्धिकरण उसका हो जाएगा और वो यहाँ पे हमें मिलना शुरू हो जाएगा। शाबाश। यहाँ पे आगे देखते हैं शाबाश। अब देखिए वायु के घटकों को पृथक्करण कैसे किया जाता है। वायु के घटक का मतलब ऑक्सीजन को कैसे किया जाएगा, नाइट्रोजन को कैसे किया जाएगा, या इसके अलावा जो अलग अलग तरह की गैसें हैं उनको कैसे अलग किया जाता है। क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन के अलग साइलेंडर होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन का भी होता है। तो इस तरीके से जो अलग अलग साइलेंडर में जो गैस भरी गई है इसको कहीं ना कहीं तो अलग किया गया होगा। तो उसको अलग करने के लिए देखते हैं कैसे अलग किया जाएगा। तो वायु से ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए इसी विधि का उपयोग किया जाता है, प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। वायु प्राप्त करने के लिए हमें वायु में उपस्थित, यानी कि वायु को प्राप्त करने का मतलब यहाँ पे क्या है, जो ऑक्सीजन है उसको प्राप्त करने के लिए हमें वायु में उपस्थित दूसरी गैसों को अलग करना होगा। द्रव वायु प्राप्त करने के लिए जब मतलब कि उस वायु को जो वो गैस में बदली हुई है उसको जब हम किस में बदलेंगे, द्रव में, यानी कि जब हम उसको किस में बदलेंगे, तरल अवस्था में, तो उसमें बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वायु का दाब बढ़ाना पड़ेगा और तापमान उसका कम करना पड़ेगा और फिर ताप को घटाकर उसे ठंडा करके संपीड़ित किया जाता है। यानी कि एक कहीं भी वेसल में उसको स्टोर कर लिया जाएगा, वहां पर उसको बंद कर लिया जाएगा। इस द्रवित गैस को प्रभाजी आसवन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म किया जाएगा, वहां पे हम इसको धीरे धीरे गर्म करते हैं।
फिर जहाँ सभी गैसें विभिन्न ऊंचाइयों पर अपने क्वथनांक के अनुसार, यानी कि सबका क्वथनांक अलग अलग होगा और अपने क्वथनांक के अनुसार वो अलग अलग होना शुरू हो जाती हैं। जैसे देखिए शाबाश, अब इसके ऊपर हम देख लेते हैं। ये आपको एक चार्ट दिखाया गया है कि जैसे यहाँ पे क्या है, हमारी ये वायु है, इसको हम क्या करेंगे, दाब बढ़ा देंगे और तापमान को कम कर देंगे और इसको संपीड़न करेंगे, ठंडा करेंगे, तो ये किस में बदल जाएगा, हमारा द्रव में। फिर हम क्या करेंगे, प्रभाजी आसवन कॉलम में से वायु को धीरे धीरे गर्म करेंगे, यानी कि उस जो प्रभाजी हमारा कॉलम था उसमें पहले धीरे धीरे गर्म किया था, फिर आगे चल के उसको प्रखनली में से क्या किया था, हमने ठंडा करना शुरू कर दिया था। तो उसमें कांच की जो छोटे छोटे गुटके होते हैं, यानी कि उनको गर्म किया जाता है, आगे चल के देखिए वो दूसरी प्रखनली में उनको ठंडा किया जाएगा, लेकिन जो प्रभाजी स्तंभ है वहाँ पे उनको गर्म किया जाएगा, वहाँ पे गर्म किया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो धीरे धीरे हमारी गैस में बदलना शुरू होगी। आगे चल के फिर उसको दोबारा से ठंडा कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो गैस में बदला वो हमारी प्योर, जो शुद्ध हमारी कोई भी एक ऐसी वायु होगी जिसका क्वथनांक अलग होगा, उसको अलग कर लिया जाएगा। तो वहां से हम वायु को धीरे धीरे गर्म करना शुरू करेंगे और अलग अलग ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण किया जाता है, यानी कि उनको अलग अलग हम क्या कर लेंगे, उनको निकाल लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि क्वथनांक जो है ऑक्सीजन का -183 डिग्री सेल्सियस में इतना होता है, माइनस, सोचिए 0 से भी नीचे। आर्गन का -186 और नाइट्रोजन का -196, यानी कि ये इनके क्वथनांक है जिनके ऊपर इनको अलग कर लिया जाएगा, यानी कि इतना कम हमें तापमान करना पड़ेगा। और इस तापमान पर आने के बाद ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, इस तापमान पर आने के बाद आर्गन अलग हो जाएगी और इस तापमान पर आने के बाद वो नाइट्रोजन अलग हो जाएगी। और ये उनकी वायु प्रतिशत दिया गया है आयतन में कि इतने इतने प्रतिशत वो वायु प्रतिशत होता है, आयतन इतना इतना उनका होता है, हो जाएगा। अब देख लेते हैं शाबाश, जो हमारा पूरा का पूरा सेटअप जो बनाया जाता है उसके अकॉर्डिंग कैसे समझते हैं हम, देखिए। तो यहाँ से हमारा ये पिस्टन है, यहाँ से हम यहाँ से छान कर वायु को अंदर लेके जाएंगे, जहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, हमारा वायु दबाव डाला जाएगा, वायु में यहाँ से दबाव किया जाएगा। क्यों? ताकि दबाव बढ़ाया जाए और तापमान कम कर लिया जाए ताकि वो द्रवीकृत हो जाए। तब हम क्या करेंगे, यहाँ से दबाव बढ़ाने के बाद इसको यहाँ से गर्म वायु हो जाएगी, यहाँ से गुजारेंगे, यहाँ से जैसे ही गुजारेंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे, तापमान को घटाएंगे। अब तापमान कैसे घटाते हैं वो देखिए, हम इसके अंदर से एक इस तरीके से एक नली निकालते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होगा, हमारा ठंडा, बिल्कुल ठंडा जो पानी होगा उसके अंदर से गुजारा जाएगा। वो ठंडा पानी क्या करेगा, जैसे इसके अंदर से गुजारा जाएगा तो इसमें बहुत सारी गैस होगी इधर उधर इधर उधर, वो ठंडी होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही उस वायु का तापमान गिर जाएगा, कम हो जाएगा, यहाँ से वो देखिए जल जो बाहर निकाल लिया जाता है, जल निर्गत, और यहाँ से वो जो वायु ठंडी होनी शुरू हो जाएगी वो हमारी लिक्विड में बदलना शुरू हो जाएगी, नीचे हो गई शुरू। फिर इसको यहाँ से हम किसी तरीके से शीतल संपीड़ित वायु को, यानी कि जो ठंडी जो हमारी संपीड़ित की हुई जो वायु है उसको यहाँ पर लेकर आएंगे। यहाँ पे हम पृथक करने वाले जो कारक लगाएंगे यहाँ पे, कैसे, शुष्क बर्फ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी, यानी कि इतना तापमान कम कर दिया गया कि जो शुष्क बर्फ जो बनना शुरू हो गई वहाँ से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी, अलग अलग उनको कर लिया जाएगा। फिर उस द्रवित जो वायु को यहाँ से गुजार दिया जाएगा, यहाँ नाइट्रोजन निर्गत और जो आर्गन निर्गत है, यानी कि अलग अलग तापमान पर नाइट्रोजन को और आर्गन को अलग अलग कर लिया जाएगा, यहाँ से दोनों को निकाल लिया जाएगा, यहाँ से देखिए शाबाश। फिर यहाँ से इसको आगे गुजारा जाएगा और यहाँ से द्रवीय ऑक्सीजन को निकाल लिया जाएगा, यानी कि लास्ट में जाकर हमारी ये ऑक्सीजन निकल गई। यहाँ पे हमारी प्रभाजी आसवन कॉलम में हमारा क्या निकला, दोनों की दोनों नाइट्रोजन और ऑर्गन निकल गई। यहाँ पे उसको जब ठंडा कर लिया गया था, ठंडा करने के बाद जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो आपको पता था कि शुष्क बर्फ में बदल जाता है कम तापमान पर, बिल्कुल, तो शुष्क बर्फ के रूप में हमें कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकाल लिया जाता है। तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लिया जाएगा, फिर उसको हम वायु को लेके जाएंगे आगे प्रभाजी आसवन में, उसको गर्म किया जाएगा, नाइट्रोजन निकल जाएगी, ठीक है, आर्गन निकल जाएगी, जो बिल्कुल कम तापमान करेंगे, धीरे धीरे बाद में गर्म करेंगे, फिर आगे चल के हमारा वो द्रवीय ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करके अलग अलग गैसों को निकाल सकते हैं, वायु में से उनको अलग अलग कर सकते हैं। इसी तरीके से इसका जो प्रयोग है एक और तरीके से किया जा सकता है, जैसे जो कच्चा जो हमारा मतलब कि जो पेट्रोल होता है उसमें से अलग अलग चीज़ें निकाली जा सकती हैं, यानी कि अलग अलग कारक निकाले जा सकते हैं, उनको अलग अलग किया जा सकता है। जैसे देखिए शाबाश, अब ये हमें जो चैम्बर दिया गया है इसमें क्या है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा कच्चा जो भी हमारा पेट्रोलियम होगा उसको इसके अंदर डालेंगे और अलग अलग तापमान के ऊपर हमारे अलग अलग तरह के जो ऑयल हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे। जैसे देखिए 400 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, ठीक है, यहाँ से हमारा जो 400 डिग्री से 370 डिग्री, फिर 300 डिग्री, 200 डिग्री और आगे 150 और 20 डिग्री, यानी कि धीरे धीरे नीचे आएंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, उसको पैराफिन वैक्स जो
होगा वहाँ से मतलब कि हम उसको गर्म करना बिल्कुल अच्छे से गर्म करेंगे उसको, और यहाँ से हम क्रूड ऑयल को डालेंगे इसके अंदर। जैसे ये गर्म होगा बिल्कुल ज़्यादा तापमान पर, फ्यूल ऑयल यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा ईंधन के रूप में। ऊपर जाएंगे, यहाँ पे डीजल निकलेगा हमारा 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास से। यहाँ से हमारा जब 200 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा तो क्रोसिन अलग हो जाएगा। यहाँ से 150 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमारा पेट्रोल अलग हो जाएगा, और फिर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमारा ब्यूटेन और प्रोपेन, ये जो घटक हैं ये हमारे पेट्रोलियम यानी कच्चे जो हमारा पेट्रोलियम होगा उसमें होंगे, उसमें से उनको अलग अलग प्योर फॉर्म में निकाल लिया जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रभाजी आसवन विधि का भी प्रयोग पेट्रोलियम जो कच्चा जो हमारा पेट्रोल होता है उसमें से अलग अलग जो द्रवीकृत पदार्थ हैं उनको अलग करने के लिए किया जाता है। अनुप्रयोग देख लेते हैं। वायु से विभिन्न गैसों को पृथक करने के लिए जो हमने देख लिया, और पेट्रोलियम से भी विभिन्न घटकों को अलग करने के लिए वो भी हमने देख लिया, हो जाएगा। अगला देखते हैं शहबाज, जो लास्ट आता है हमारा वो है क्रिस्टलीकरण विधि। क्रिस्टलीकरण क्या है? क्रिस्टल बनाकर, क्रिस्टल का मतलब क्या? ठोस अवस्था में बदलकर, यानी कि हम इसको ठोस अवस्था में बदलकर यानी क्रिस्टल बनाकर, छोटे छोटे कण बनाकर भी इसको अलग किया जा सकता है। तो क्रिस्टलीकरण विधि जो है इसका प्रयोग किसी विलयन में से शुद्ध ठोस को क्रिस्टल के रूप में पृथक करने के लिए किया जाता है, यानी कि शुद्ध जो ठोस के रूप में इसको अलग कर लिया जाएगा। जैसे समुद्री जल से द्वारा जो नमक को प्राप्त करने के लिए, किसको प्राप्त करने के लिए? नमक को प्राप्त करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, अशुद्ध नमूने से फिटकरी को अलग करने के लिए इन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक तरह की अगर हमारी कोई विधि, अगर किसी क्रिया मान लिया कि नमक निकालने पर, नमक को शुद्ध करने पर एक विधि अगर कार्य नहीं कर रही है अच्छे से, तो दूसरी विधि का हम उस पर प्रयोग कर सकते हैं, उसके द्वारा भी उसको शुद्ध करके निकाला जा सकता है। यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा विधियों का हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हम नमक को भी प्राप्त कर सकते हैं, शुद्ध नमक को समुद्र जल से, और फिटकरी को भी अलग किया जा सकता है अशुद्ध नमूने से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए शहबाज, तो आगे हमारा क्या टॉपिक आता है कि जो क्रिस्टलीकरण विधि है वो वाष्पीकरण विधि से उत्तम है, क्योंकि वाष्पीकरण में भी कुछ हमने ऐसा ही किया था। वहां भी हमने नमक को कैसे किया था? हमारा वाष्प बनकर धीरे धीरे उड़ना स्टार्ट हो गया था, और जो हमारा सॉलिड फॉर्म में, ठोस अवस्था में जो नमक था वो नीचे बैठना शुरू हो गया था। जो क्रिस्टलीकरण विधि है वो साधारण वाष्पीकरण विधि से उत्तम है, यानी कि बहुत ज्यादा अच्छी है। क्यों? देखिए, कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं, विघटित मतलब नष्ट होना शुरू हो जाएंगे, और कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं, यानी कि बिल्कुल गर्म करने पर झुलसना शुरू हो जाएंगे, और कुछ जो है वो विघटित हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि छानने के बाद भी अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं। देखिए क्या लिख रखा है कि छानने के बाद, यानी कि छान लेते हैं जब उनको, जब छानने के बाद अशुद्ध विलेय, जब हमने उस विलेय को निकाल लिया वो अशुद्ध है, तब भी उस विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर, किसी और विलायक में घोलेंगे, उसमें घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं। यानी कि जब उसको मतलब कि किसी, मान लिया कि कोई विलेय था हमारा पदार्थ और उसको किसी विलयन में डाला, विलायक में डाला गया, विलयन बनाया गया, लेकिन बाद में जब उसको निकाल लिया गया तो उसमें से बहुत सारी अशुद्धियां भी उसके साथ आ गई। किसमें? वाष्पीकरण विधि के अंदर। लेकिन क्रिस्टलीकरण विधि के अंदर तो क्रिस्टल हमें प्योर मिल जाएगा। वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियां ठोस को दूषित कर देती हैं, यानी कि जैसे ही वाष्पीकरण होगा ये उस ठोस को वापस से क्या कर देंगे? दूषित कर देगी। तो इसीलिए जो वाष्पीकरण जो विधि है उससे क्रिस्टलीकरण विधि जो है वो उत्तम है, यानी कि अधिक आवश्यक है, अच्छी विधि है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्रिस्टलीकरण अच्छा है, वाष्पीकरण भी अच्छा है, लेकिन उससे ज्यादा क्रिस्टलीकरण का उपयोग हम कर सकते हैं किसी भी चीज को प्योर करने के लिए। ठीक है, तो देखिए शाबाश, यहाँ पे क्या है हमारा, ये कॉपर सल्फेट लिया गया है। क्या लिया गया है? कॉपर सल्फेट। और इसको जैसे हम किस में डालेंगे? जल में डालेंगे तो उसका एक घोल बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसको शुद्ध करना है, तो जैसे इसका घोल बनेगा, अब हम इसको थोड़ी देर के लिए यूं ही मतलब कि बिल्कुल सिंपल छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा कॉपर सल्फेट है यहाँ पे बहुत सारी इसमें अशुद्धियाँ होंगी, इसमें डाला जाएगा, तो इसके अगर हमें प्योर क्रिस्टल चाहिए, यानी कि बिल्कुल शुद्ध क्रिस्टल चाहिए, तो हम इसको जल में घोलेंगे और उसको छोड़ देंगे। क्या होगा? कुछ समय बाद इसके छोटे छोटे नीचे जो क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट में एक ऐसा मतलब कि कॉपर सल्फेट जो है वो आपस में जुड़ कर एक क्रिस्टल बना लेता है, उसका एक गुण है। तो जैसे इसमें डाला जाएगा और उसको छोड़ दिया जाएगा, तो ये नीचे जो कॉपर सल्फेट के जो ये क्रिस्टल हैं इनको अलग कर लिया जाएगा, जो प्योर बन चुके हैं, और अशुद्धि आपकी आसपास उसके बिल्कुल चिपक जाएगी, यानी कि वहां से उसको अशुद्धि को अलग कर लिया जाता है। तो इस तरीके से हमें ये दिख तो रहा था कॉपर सल्फेट, लेकिन प्योर कॉपर सल्फेट हमें यहाँ से मिला। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने इसको जल में डाला, अशुद्धियाँ इसमें
जल में घुल गई, जल में घुलने के बाद जो प्योर क्रिस्टल बनने थे वो नीचे बैठ गए, वो प्योर क्रिस्टल बन गया, और जो अशुद्धियां वो जल में घुलकर वहीं पर रह जाती हैं। तो इस तरीके से हम प्योर कॉपर सल्फेट को वहां से निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं शाबाश। अब आता है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। यानी कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात आती है भौतिक परिवर्तन की, तो कि वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के भौतिक चीजें बदल जाएं, जैसे रंग, आकार, दृढ़ता, घनत्व आदि भौतिक गुणों में परिवर्तन आ जाए। यानी कि ये इनके भौतिक परिवर्तन होते हैं किसी पदार्थ के। अगर इन भौतिक परिवर्तनों में किसी तरीके से बदलाव आ जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो परिवर्तन, हमारे भौतिक परिवर्तन। कि वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के रंग, घनत्व, आकार इत्यादि में परिवर्तन आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ का पिघलना, क्योंकि उसका जो पहले वो क्या था, अवस्था बदल गई उसकी। जल में चीनी का घुलना, ये भी उसी तरीके का एग्जाम्पल है, जिसमें वो जो चीनी है हमारी वो ठोस थी, बाद में वो लुप्त हो जाती है कि उसमें घुल जाती है। रासायनिक परिवर्तन, जिसमें रासायनिक परिवर्तन आए, जैसे वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के रासायनिक गुणधर्म बदल जाएं। कौन से गुणधर्म, रासायनिक। यहाँ पे भौतिक गुणधर्म बदले थे हमारे जो मैंने आपको बताया, और यहाँ पे रासायनिक गुणधर्म बदल जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक गुणधर्म बदलने का मतलब क्या है, कि जैसे अगर किसी चीज में, किसी एक पदार्थ में दूसरा पदार्थ मिला दिया तो उसका क्वथनांक बदल जाएगा, ठीक है, उसका जो गलनांक है वो बदल जाएगा, कलर बदल जाता है कई बार। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, या फिर उसकी जो प्रतिक्रिया करने की जो दर है वो भी कम ज़्यादा हो जाती है। तो ये रासायनिक परिवर्तन जो है वो देखने को हमें मिलते हैं। जैसे उदाहरण है दूध का दही में बदलना, एक रासायनिक परिवर्तन है, दूध से दही में बदलना। उसके बाद देख सकते हैं हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन द्वारा जल का बनना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे हम हाइड्रोजन लेंगे और ऑक्सीजन लेंगे और हमारा क्या बन जाएगा, वहां से वाटर बन जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के द्वारा होता है, हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में अंतर क्या है, शाबाश, वो देख लेते हैं। तो देखिए, पहला अंतर हम बताएंगे उनके डेफिनेशन के आधार पर बता सकते हैं, परिभाषा के आधार पर, कि भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होंगे जिनमें वो, मतलब कि वे परिवर्तन जो भौतिकी रूप से बदलेंगे, यानी कि जो भौतिक परिवर्तन होगा उनमें, उन पदार्थों में। तो भौतिक परिवर्तन में रंग, आकार, घनत्व आदि गुणों में परिवर्तन होता है, ये उनके भौतिक परिवर्तन हो गए। रासायनिक में क्या होता है, उनके रासायनिक गुण बदल जाते हैं, रासायनिक में परिवर्तन होता है। दूसरा पॉइंट, भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। यानी कि अस्थायी का मतलब मैंने आपको बताया था, एक बार करने के बाद दूसरी बार अगर उसको छोड़ दिया जाएगा तो क्या पता वापस से वही बन जाए, तो होता है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जो स्थायी होता है, एक बार हो गया तो हो जाता है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, वाटर बन जाता है। एक बार वाटर बन गया तो बन गया, तब उसको वापस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा बड़ी रिएक्शन करनी पड़ेगी, टेम्परेचर ज़्यादा करना पड़ेगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें का यूज़ करना पड़ता है। तो इस तरीके से जो रासायनिक परिवर्तन है वो हमारे क्या है, वो हमारे स्थायी परिवर्तन कहलाते हैं, और जो भौतिक परिवर्तन है वो अस्थायी है, यानी कि एक बार होने के बाद दोबारा परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन के बाद जो प्राप्त पदार्थ होगा उनके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी कि जो भौतिक परिवर्तन हुआ उससे रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होंगे उनमें रासायनिक परिवर्तनों में बदलाव आएगा, उनके रासायनिक गुण बदल जाएंगे, लेकिन भौतिक अवस्था में ऐसे गुण नहीं बदलते, हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर होता है। आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। जो आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।